हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण का अगला वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम जानेंगे वियोजन अभिक्रियाएं क्या है और इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो भी और जो इस किताब में दिए वो भी। चलिए शुरू करते हैं। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है उसके लिए पहले क्रियाकलाप हम देखेंगे कि एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लीजिए। शुष्क क्वथन नली मतलब जिसमें उबालने का काम किया जाता है जिस नली में, और सूखा लेना है, किसी तरह का उसमें पानी ना हो। उसमें हमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट या FeSO4 डालना है। FeSO4 डालना है। फिर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान देना है। फिर आगे कह रहा है कि क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म करना है और गर्म करने के बाद क्रिस्टल के रंग को देखना है। यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वथन नली है, इसमें फेरस सल्फेट का दाना डाला गया है क्रिस्टल का। हमें आंख से दूरी रखना है। गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मुड़ाकर मोड़ दीजिए। फिर क्वथन नली के खुले सिरे को अपनी पड़ोसी या अपने ओर न करें, क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है। तो देखिए क्या होगा, आगे देखते हैं। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो Fe2O3 SO2 गैस और SO3 गैस में बदल जा रहा है, टूट जा रहा है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, तो ये एक यौगिक 3 अवयवों में टूट गया, 3 पदार्थों में टूट गया। इसका मतलब एक पदार्थ का वियोजन हुआ, अपघटन हुआ। अब इसी तरह की अभिक्रियाओं को अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है या वियोजन अभिक्रिया। कह कि इस अभिक्रिया में एक तल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है, ऐसे ही यही एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट, जिसका सूत्र है FeSO4 × 7H2, यानी जल की मात्रा भी रहेगा गीला अवस्था में, वो अपने जल के अणुओं को त्याग देगा और क्रिस्टल का रंग बदल जाएगा। इसके बाद यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और ट्राइऑक्साइड SO3 में टूट जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि ये दोनों गैस हैं। फिर आगे उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और CO कैल्शियम डाइऑक्साइड CO2 में वियोजित होना, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। प्रमुख वियोजन अभिक्रिया, ये भी एक वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग हम विभिन्न उद्योगों में करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखें कि कैल्शियम ऑक्साइड को ही, इसको पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, CaO को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। इसके अनेक उपयोग में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। तो बुझे हुए चूना का उपयोग कहाँ होता है? सीमेंट के निर्माण में। उष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया का उसमें वियोजन कहते हैं। जब उष्मा से वो वियोजन की अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर देख सकते हैं चूना पत्थर CaCO3 का सूत्र होता है चूना पत्थर का। इसे जब हिट करते हैं तो टूट जाता है CaO और CO2 में। अब आगे देखते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप करके देखते हैं हम लोग कि एक क्वथन नली लेना है, फिर से इसमें उबालने का काम किया जाता है। उसमें 2 ग्राम लेड नाइट्रेट Pb को लेड कहते हैं, नाइट्रेट को NO2 कहते हैं। Pb नाइट्रेट है। अच्छा आगे देख लेते हम लोग। चिमटे के क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रख कर गर्म करना है हमें, और जो इसमें परिवर्तन होगा उसे हमें नोट करना है। तो चलिए देखते हैं। हम क्या देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी लेड नाइट्रेट ठोस अवस्था में होता है। जब इसे गर्म करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। इसका भी वियोजन हुआ, तो ये भी एक अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है। ठीक, उसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम एक और क्रियाकलाप देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि हमें एक प्लास्टिक का मग लेना है, इसके तली में 2 छेद कर देना है, उसमें रबड़ का डांट लगा देना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए कार्बन इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट रॉड है, कार्बन के जो होते हैं। इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ देना, जहाँ पे यहाँ पे जोड़ दिया गया बैटरी से।
अब इसमें इतना मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड पानी में डूब जाए। देखिए पानी में इलेक्ट्रोड डूब चुका है। फिर जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की कुछ बूंदे डालना है। फिर जल से भरी 2 सांकित प्रखनलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा रख दीजिए। तो ये देखिए प्रखनली लेना है और उनको रख देना है किसके ऊपर, इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर, उनको ढक के। अब क्या करना है कि विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। फिर दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुलों को बनते हुए देखेंगे। यहाँ पर देखिए बुलबुला बन रहा है, इधर इसमें भी बन रहा है। ये बुलबुले अंशांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। क्या ये दोनों प्रखनलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? जब दोनों प्रखनलियां गैस से भर जाएं तब उन्हें सावधानी पूर्वक हटा लीजिए। जब पूरी तरह से गैस से भर जाए तो फिर क्या करना है, एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों प्रखनलियों को मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच करना है। इस चरण को सावधानी पूर्वक शिक्षक की उपस्थिति में करना है। दोनों स्थितियों में क्या हो रहा है, दोनों प्रखनलियों में कौन सी गैस उपस्थित है, इन्हीं प्रश्नों का जवाब देना है। तो यहाँ पर भी इसका भी और इस सभी प्रश्नों का हम लोग जवाब देखेंगे। तो देखिए इधर यह प्लास्टिक का मग, जब हमने इसको गर्म किया तो ये जो इधर वाला प्रखनली था बाएं साइड में, इसमें ऑक्सीजन गैस भरा, जो दाएं साइड में था उसमें हाइड्रोजन गैस भरा। दोनों में जल का आयतन देखा जाए तो जिसमें ऑक्सीजन गैस है उसमें जल का हाइट ऊपर है, यानी इसमें आयतन अधिक है, और इसमें आयतन कम है। ये रहा जल। तो हमें आयतन का भी पता चल गया। दोनों स्थितियों में क्या हो रहा है, तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। क्योंकि कैथोड पर माइनस आवेश होता है, माइनस आवेश, इसलिए हाइड्रोजन गैस इस पर मुक्त होती है। एनोड पे धनावेशित होता है, इसलिए ऑक्सीजन गैस इस पर मुक्त होती है। क्योंकि ऑक्सीजन ऋणावेशित होता है तो प्लस माइनस की ओर जाते हैं, माइनस प्लस की ओर जाते हैं। तो ये हमें पता चला। ये भी एक तरह का जल का अपघटन हम लोग करा रहे हैं H2SO4 अम्ल डाल के। तो जल का अपघटन भी एक तरह का वियोजन अभिक्रिया है, जिसमें कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। यानी हम यहाँ पे रिएक्शन लिख देते हैं उसका, H2 का जब हम अपघटन करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। जब इसको तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे मुक्त होता है, कैथोड पर, और O2 कहाँ पे, एनोड पर। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे और क्रियाकलाप देखते हैं हम लोग। अगला क्रियाकलाप है कि चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड AgCl लेना है। इसका रंग क्या है, इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए। ये रहा सूर्य का प्रकाश, हमने इसके चाइना डिश के अंदर डाल दी सिल्वर क्लोराइड। इसको थोड़ा देर बाद देखेंगे क्या हो रहा है। ये सूरज की उपस्थिति में भी टूट जाते हैं। तो सूरज के श्वेत प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है। तो ये श्वेत था, अब जो हो गया ये दूसरा रंग का हो गया, क्योंकि यहाँ पे Ag बन गया और Cl2 गैस मुक्त हो गया, इसीलिए ऐसा हुआ। तो ये भी एक वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। वैसे हम इसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। यहाँ पे उसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड का भी हो जाएगा। अगर इसे सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये भी Ag और ब्रोमीन गैस में अलग हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो दी गई अभिक्रिया है इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, काले सफेद फोटोग्राफी में। और इस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है। तो यह भी एक वियोजन अभिक्रिया है। इसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की जरूरत होती है। तो कोई भी वियोजन अभिक्रिया संपन्न होता है तो उसे ऊष्मा देना पड़ता है, या कोई प्रकाश की उपस्थिति में होता है, या विद्युत अपघटन कराना पड़ता है, या विद्युत ऊर्जा देना पड़ता है, ठीक। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया से संबंधित एक प्रश्न आता है जो इस प्रकार आता है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है, जिसको हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसलिए इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी देंगे। अब ये टॉपिक खत्म हुआ, अब इससे संबंधित हम प्रश्नों को देख लेते हैं।
इससे संबंधित प्रश्न ये है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। समीकरण भी हमें लिखकर दिखाना है। संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अभी हमने इसमें जाना वियोजन अभिक्रिया को। तो चूंकि वियोजन अभिक्रिया भी इसमें इस प्रश्न में शामिल था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इसी वीडियो में करा रहा हूँ। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। संयोजन अभिक्रिया के बारे में आप पिछले वीडियो में समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इस प्रश्न का हम आंसर इस प्रकार देंगे कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन का मतलब ये योजन होगा, जुड़ेगा, योग होगा, और उसमें दो हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं, और जुड़कर एक ही उत्पाद बनाएंगे, ठीक, एक से अधिक नहीं बनाएंगे। लेकिन वही वियोजन में क्या होता है कि एक ही पदार्थ रहेगा, वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटेगा। यानी ये अभिक्रिया में दो या दो से अधिक मिलकर एक बनाएंगे, इसमें एक दो या दो से अधिक में टूटेगा, इसलिए विपरीत है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि C है और O2 है, CO2 बनाएंगे जो कि संयोजन अभिक्रिया है, लेकिन वही CaCO3 है जो टूटेगा CaO और CO2 में, जो कि एक वियोजन अभिक्रिया है। और किताब में तो बहुत सारे एग्जाम्पल थे जटिल, लेकिन मैं सिंपली ले लिया। यहाँ पे ये चूने, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है, चूने पत्थर का है। एक और प्रश्न छूट गया था पिछले वीडियो लेक्चर का, संयोजन अभिक्रिया का, तो समझ लीजिए इसमें कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखें। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र उस वीडियो लेक्चर में बताया हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, जो बुझे हुए चूने को पानी में डालने के बाद जो CaOS का होल्ट वैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको दीवार पर पोतने के बाद ये वाला बन जाता है वायुमंडल के CO2 को सोख कर। ये सारी जानकारी मैंने दी है पिछले वीडियो में। तो अगले जो प्रश्न होंगे अगले टॉपिक के अनुसार होंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।